नमस्कार साथियों, विशन इकोनॉमिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम उत्तराखंड बोर्ड के वर्ष 2011 का जो अर्थशास्त्र का पेपर है उसके एक एक नंबर के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। ये उत्तराखंड बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, आर्ट साइड के जो विद्यार्थी हैं अर्थशास्त्र के लिए, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ये काफ़ी उपयोगी होगा। ये लगभग मैंने पिछले 10-12 सालों के प्रश्न पत्रों को संकलित कर खुद हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं ताकि ये विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ सके। पहला प्रश्न ये कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है। देखो, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। हम जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो होता है वो उत्पादन के साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, और हमारी जो आवश्यकताएं वो असीमित होती है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो साधन है उनका हमें क्या करना पड़ता है, वैकल्पिक उपयोग करना पड़ता है, वैकल्पिक प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि साधन सीमित होते हैं। ठीक है, आवश्यकताएं सीमित है, हमें क्या करना पड़ता है, उनका वैकल्पिक चयन करना पड़ता है। इस प्रकार हमारे सामने अनेक विकल्प क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कि भाई हमें किसका उत्पादन करना है, किसका नहीं करना है। तो ये जो अनेक विकल्प हैं ये ही हमारे सामने जब उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पादन की संभावनाएँ कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास वस्तुएं हैं, एक वस्तु कोई पूंजीगत वस्तु है, कोई उपभोक्ता वस्तु है। अब इन दोनों का हमारे पास दो ही वस्तुएं हैं, इन दो वस्तुओं का हमें कैसे उत्पादन करना है, इनकी जितनी भी संभावना होती है अगर हमें ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रकार जो हमें ग्राफ में मिलता है वो उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये आपका वाई अक्ष है, आपका एक्स अक्ष है, ठीक है, और इस प्रकार ये आपका कर्व होता है। ये जो उत्पादन संभावना वक्र होता है ये बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, और मूल बिंदु की ओर क्या होता है, नतोदर होता है। मूल बिंदु की ओर क्या होता है, नतोदर होता है। इसमें एक खासियत ये है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, एक्स वस्तु है, और ये कोई दूसरी वाई वस्तु। अगर हम एक्स वस्तु, सारे संसाधन एक्स वस्तु में लगाएंगे तो हमारा उत्पादन, सारे संसाधन एक्स वस्तु को लगाएंगे तो वाई वस्तु का उत्पादन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, और सारे संसाधन अगर वाई वस्तु पे लगाएंगे तो एक्स वस्तु का उत्पादन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इनके बीच जितनी भी संभावनाएं बनती है उनको हम क्या करते हैं, एक वक्र द्वारा दर्शाते हैं, जिसे हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न आता है हमारे पास कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन से क्या आशय है। देखो, दीर्घकालीन उत्पादन, हम जानते हैं कि उत्पादन फलन की जो अवधारणा है दो तरीके से होती है, एक अल्पकालीन होता है और एक दीर्घकालीन होता है। अल्पकाल में क्या होता है कि उत्पादन के कुछ साधन जो होते हैं स्थिर होते हैं, बाकी सारे साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। जबकि दीर्घकाल जो लंबा टाइम पीरियड है वहाँ पे उत्पादन के सभी साधन क्या हो जाते हैं, परिवर्तनशील हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसे हम पैमाने का प्रतिफल भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, पैमाने के प्रतिफल से क्या आशय है। देखो, पैमाने का जो प्रतिफल है ये एक दीर्घकालीन अवधारणा है। जैसे ऊपर है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन जो होता है वो पैमाने के प्रतिफल से ही संबंधित होता है, क्योंकि दीर्घकाल में सारे संसाधन परिवर्तनशील होते हैं। तो इसमें क्या होता है, उत्पादन का जो होता है वो पैमाना ही बदल जाता है। प्रश्न संख्या 4 है कि उत्पादन फलन की परिभाषा दीजिए। देखो, उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादन की जो मात्रा है और उत्पादन के जो साधन है इनके बीच जो संबंध होता है उसे हम उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, इनके बीच जो भी संबंध है, जैसे आगत और निर्गत, जैसे यहाँ पे दे रखा है Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ABCD, जहाँ पे Q क्या है, उत्पादन की मात्रा है जिसको हम निर्गत कहते हैं, और ABCD क्या है, उत्पादन के साधन है जिनको हम आगत कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, आगत कहते हैं। ठीक है, ये जब उत्पादन फलन, जब हम विस्तृत रूप से इसका वर्णन करेंगे, जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वहाँ पे इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। पांचवा प्रश्न आता है कि मूल्य विभेद से आप क्या समझते हैं। मूल्य विभेद, देखो, ये एकाधिकार बाजार की एक विशेषता है। हम जानते हैं कि जो बाजार है प्रतियोगिता के आधार पर, वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है, अल्पाधिकार होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में हम एकाधिकारिक प्रतियोगिता पढ़ते हैं, एकाधिकार पढ़ते हैं और अल्पाधिकार पढ़ते हैं। इस प्रकार की सारी जो बाजार है उसमें एक बाजार एकाधिकार आता है, जिसकी मुख्य विशेषता क्या है, मूल्य विभेद है। अर्थात इसमें क्या होता है कि एकाधिकार में केवल और केवल मार्केट में एक ही विक्रेता होता है जो पूरी मार्केट को कैप्चर करके रखता है। तो वो जिस प्रकार से चाहे अपने उत्पादन को कीमतें निर्धारित कर सकता है, इसलिए यहाँ पे मूल्य विभेद पाया जाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि एकाधिकार जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर मतलब एक प्लस अधिकार, यानी एक व्यक्ति का अधिकार। ठीक है ना, तो ये एकाधिकार जो मूल्य विभेद है वो एकाधिकार की क्या है, विशेषता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बचत क्या है। देखो, बचत जो होती है वो इनकम का क्या होता है, फंक्शन होता है, आय का फलन होता है। ठीक है ना, जैसे हम जानते हैं कि y बराबर क्या होता है, C प्लस
एस, हम अपनी इनकम का या तो उपभोग करते हैं या उसको बचत करते हैं, ठीक है ना। तो बचत जो होती है वो भी हमारी क्या होती है, इनकम पर निर्भर होती है। एस बराबर क्या होता है, फंक्शन ऑफ वाई होता है। इनकम बढ़ेगी तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बचत बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो बचत क्या है, बचत जो है आय और बीच के एक फलनात्मक संबंध को बताता है, ठीक है। इनकम बढ़ेगी तो बचत भी बढ़ेगी। अगला प्रश्न है कि मुद्रा की चलन गति से क्या आशय है। देखो, मुद्रा की चलन गति से अभिप्राय यह है कि मुद्रा की एक इकाई द्वारा एक वर्ष में कितनी बार वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जाती है, यानी एक इकाई के द्वारा कितनी वस्तुओं और सेवाओं को एक वर्ष में खरीदा जाता है। अगला प्रश्न है कि घाटे का बजट क्या है। देखो, बजट जब हम पढ़ते हैं, सार्वजनिक बजट के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे पास एक बजट आता है बचत का बजट, एक आता है घाटे का बजट और एक आता है संतुलित बजट। बचत का बजट होता है जब हमारी कुल आय जो होती है वो ज़्यादा होती है हमारे किससे, कुल व्यय से, किससे, कुल व्यय से, ठीक। और जो घाटे का बजट होता है वहाँ पे हमारी जो इनकम है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, किससे, कुल व्यय से। इनकम कम, सरकार की इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सरकार खर्चा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, हमारी घाटे के बजट की स्थिति आ जाती है। और संतुलित बजट में क्या होता है, जब सरकार की इनकम और सरकार का जो खर्चा है वो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, लोचपूर्ण विनिमय दरों से क्या आशय है। देखो, विनिमय दर अगर हम बात करते हैं तो एक होती है स्थिर विनिमय दर और दूसरी होती है लोचपूर्ण विनिमय दर। लोचपूर्ण विनिमय दर वो है जिसमें विनिमय स्वतंत्र रूप से मांग और पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। विनिमय दर किसके द्वारा निर्धारित होती है, मांग और पूर्ति के द्वारा। इसमें जो सरकारी हस्तक्षेप या कोई मुद्राधिकारी होता है उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से काम करती है। जबकि स्थिर विनिमय दर में विनिमय दर का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक। और लास्ट प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। देखो, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, जब हम कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो हमारे पास प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। तो ये 10 प्रश्न थे जो वर्ष 2011 में उत्तराखंड बोर्ड में आए थे। बाकी इस प्रकार से 2012 के प्रश्न पत्र भी आएंगे जो एक नंबर के हैं। फिर 2013 से 14 से लास्ट 2024 तक ये पूरा बना रखा है हमने, 10-12 सालों का जो उत्तराखंड बोर्ड का है। और आप देखते रहिए, धन्यवाद।